मैं डॉक्टर लोलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत पंचायती राज के संबंध में चर्चा करेंगे। पंचायती राज भारतीय शासन व्यवस्था का एक तीसरे अंग के रूप में है। यदि हम विश्व की शासन व्यवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं तो मुख्यतः दो प्रकार की ही पाई जाती हैं, एकात्मक या संघात्मक, यूनिटरी या फेडरल सिस्टम्स। इन दोनों के अतिरिक्त भारत एक ऐसा देश है 1993 के बाद 1993 के बाद भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो जिस हम इसकी पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं तो प्रारंभ में संविधान के निर्माण के समय संविधान निर्माताओं ने राज्य के अंगों में शक्तियों का वितरण किया, जिसमें राज्य के 3 अंगों में शक्तियों का वितरण किया। एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव पार्ट विधायिका, ज्यूडिशरी अर्थात न्यायपालिका। यदि संविधान की परिकल्पना के संबंध में हम बात करते हैं तो संविधान की संरचना क्या है? परिसंघीय है। तो जब संविधान की संरचना परिसंघीय है तो शक्तियों का वितरण भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक परिसंघ या संघ अर्थात केंद्र सरकार की जो बात होती है तो उस पे केंद्र सरकार, जिसे संघ सरकार या परिसंघ सरकार भी कहते हैं। सेकंड में या दूसरे नंबर पे राज्य या प्रांतों की सरकारें। तो परिसंघ संविधान में 2 स्तरों पर 2 प्रकार की सरकारें सामान्यतः पाई जाती हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय संविधान की शासन व्यवस्था का जो आधार है उसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन 73 और 74 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत जब ये अधिनियम पारित किया गया तो इस दोनों अधिनियम संशोधनों द्वारा हमारे संविधान एक अनोखा संविधान हो गया, जिसमें इसके शासन के या सरकार के 3 स्तर हो गए। 3 लेयर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के 3 क्या हो गई स्तर पे बात होने लगी। फर्स्ट में संघ आ गया, केंद्र आ गया, सेंट्रल की हम बात करते हैं। सेकंड नंबर पे या दूसरे नंबर पर हम राज्य या स्टेट की बात करते हैं। थर्ड या तीसरे नंबर पर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्थानीय सुशासन की बात करते हैं। अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि स्थानीय सुशासन से क्या तात्पर्य है, इसका उद्देश्य क्या था, हमारे संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य था। उस समय तो इन्होंने नहीं रखा था पंचायती राज व्यवस्था को, और इसके बाद 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा एक पंचायती राज अधिनियम पारित करके उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया गया। तो स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस इकाई से है या उस शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए क्या बना देता है, सक्षम बनाया जाता है, कैपेबल,
ताकि लोग अपने स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जो है अपनी समस्याओं का जो है निराकरण कर सकें। तो भारत में इसके थोड़ा सा फीडबैक में लेते हैं जो है कि भारत में यदि हम स्थानीय सुशासन की बात करें तो ये सिर्फ ओनली जो है 1973 से ही नहीं, जबकि बहुत प्राचीन काल मौर्य काल के शासन व्यवस्था में भी स्थानीय सुशासन का उल्लेख मिलता है। वहां भी इसका अस्तित्व रहा। प्राचीन एशियन पीरियड में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का जो है जब अध्ययन करेंगे या जो कुछ छात्र जो है हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे तो उनको ये चीज अवश्य पता होनी चाहिए। और समय और परिस्थितियों के आधार पर धीरे धीरे तो मौर्य काल के बाद मुगलों के शासन व्यवस्था में भी जो है इनका उल्लेख मिलता है और उन अस्तित्व में ये स्थानीय सुशासन की संस्थाएं रहीं। मुगलों के बाद आधुनिक काल में ब्रिटिश गवर्नेंस या ब्रिटिश शासन के समय में भी स्थानीय सुशासन के लिए कुछ प्रयास किए गए। तो 1864 में 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय सुशासन को क्या दी गई, मान्यता दी गई। और उसी के बाद 1870 में 1870 में लॉर्ड मेयो ने जो है पंचायतों को कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता अर्थात फाइनेंशियल ऑटोनॉमस फाइनेंशियल जो है प्रदान किया गया, आर्थिक स्वायत्तता दी गई लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में जो है। इसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय सुशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, एक प्रपोजल लाए, जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड, तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित किए गए। और इस जो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया प्रपोजल था 1882 में, इसको जो है स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भारत में स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को ही जाना जाता है। और इसके परीक्षण के लिए 1907 में CEH हाब हाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, जिसको शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है, गठन करके इसको रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम किया। और 1935 में भी 1935 में भारत शासन अधिनियम जो लाया गया था उस पर भी स्थानीय सुशासन का जो प्रावधान था और इसमें 35 के द्वारा स्थानीय सुशासन को जो है पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। इसके पूर्व टाइम टू टाइम कभी गवर्नर जनरल के माध्यम से इस भारत मंत्रियों के साथ मिल करके स्थानीय सुशासन के विषयों पर काम किया जाता रहा है। ये तो रही स्वतंत्रता के पूर्व की बात। इसके स्थानीय सुशासन के गठन का जो उद्देश्य था स्वतंत्रता के बाद, तो इसमें स्थानीय सुशासन के जो गठन का मुख्य उद्देश्य था, महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के ग्रामोद्धार या ग्रामीण संरचना की जो बात करते रहे हैं कि देश का विकास स्थानीय स्तर के लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। जब तक स्थानीय स्तर के लोग अपने विकास कार्य में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक किसी भी योजनाओं का, सरकार के द्वारा संचालित किसी भी योजनाओं का सही संचालन और सफलतापूर्वक उनका नहीं किया जा सकता है।
तो उनके अपने गांधी के ग्राम उद्योग, ग्राम स्वराज, ग्राम पुनरुद्धार की जो बात थी विनोबा भावे और गांधी जी के जो है, उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए संविधान, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में बहुत विवाद होने के बाद भी जो है इनको भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है आर्टिकल 40 अर्थात संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। उसका उपबंध किया गया कि ग्राम पंचायतों का गठन, और उसके साथ साथ जो है केंद्र में भी पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना भी की गई। और 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे उस समय, पहली बार सामुदायिक विकास क्रम की जब बात होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात होती है, उसको प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात थी, आर्थिक विकास की बात थी, एवं उसके साथ साथ जो है सामाजिक सोशल रिफॉर्म की बात थी। सामाजिक सुधार और जो है आर्थिक विकास का मुख्य इसका उद्देश्य था कि कार्यक्रमों के प्रति जनता में क्या करना है, रुचि पैदा करना है। आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार के प्रति जनता में रुचि पैदा करना है, और यह तब तक नहीं होगा जब तक स्थानीय लोग उस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इसके संबंध में लेकिन ये योजना जो है पूर्णतः सफल नहीं रही और ये फ्लॉप रही। इसके बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन आने के पूर्व कई समितियों का गठन किया गया। उन समितियों के माध्यम से, अपने रिपोर्टों के माध्यम से सरकार को अवगत कराती रही। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति जो है 1956 में जो बनी थी, तो बलवंत राय मेहता समिति कभी कभी 56 मिल जाता और कभी 57 में मिल जाता है। तो इसमें बलवंत राय मेहता समिति जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जो असफल होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उन्होंने सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया। और इस समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश को लागू करने की बात कही। हालांकि सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार भी किया। अशोक मेहता समिति गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने भी अपने सुझाव में जो है 2 स्तरीय जो है पंचायतों की गठन की बात कही। इसके बाद डॉक्टर LM सिंघवी जो है समिति का भी गठन किया गया। इसमें ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 16 जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। और इस समिति ने बताया कि इसको जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए कहा गया। इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए और गैर दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की व्यवस्था को तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने की सिफारिश भी किया। इसने मुख्य रूप से कहा कि आर्थिक पुनरुद्धार की बात किया, नियमित चुनाव की बात किया और
ग्राम न्यायालयों की बात कही कि इस आधार पर यदि पंचायतों का गठन किया जाएगा तो पंचायतें सफलतापूर्वक अपना कार्यों का निर्वहन कर सकेंगी। पी के थुम्मन समित ने भी जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात कही। हालांकि जो केंद्र सरकार है, जो हमारी संसद है, ये जो है संविधान के राज सूची के प्रविष्ट 5 में आता है। तो जब राज सूची का विषय है तो इसमें केंद्र सरकार जो है कानून नहीं बना सकती है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा दे करके एक जो है गाइडलाइन दे दिया और उसके संबंध में व्यवस्था कर दी गई कि राज्य चाहे आप इसके अनुसार अपने कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर भी जो है भारत के प्रत्येक राज्य, अर्थात प्रत्येक राज्य का आशय यह है कि उनमें से कुछ को छोड़ करके, क्योंकि वहां पर कुछ राज्य ऐसे छोड़े जाएंगे जहां पर संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। तो जम्मू कश्मीर भी है, नागालैंड भी है और मेघालय भी है, अरुणाचल प्रदेश है। ये वहाँ के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है इस वहाँ संविधान की 5वीं और 6वीं सूची की जो है व्यवस्था लागू है और ये वहाँ पर ये जो पंचायती राज व्यवस्था की बात है, ऑलरेडी वहाँ पर वो संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था की जो है 4 स्तरीय प्रणाली लागू है। तो 4 स्तरीय प्रणाली में पंचायती राज लागू है, व्यवस्था अपनाई गई है, वहां स्वीकार किया गया है। तो उसमें से पहले है ग्राम पंचायत, आंचल परिषद पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद के गठन की बात कही गई है। इसमें जो स्थानीय प्रशासन की जो बात कही गई है, तो कुछ राज्यों में जो है कुछ राज्यों में इसको अलग अलग तरीकों में अपनाया गया है। कहीं पर त्रिस्तरीय है, कहीं पर द्विस्तरीय है और कहीं पर जो है 4 स्तरीय है, 4 स्तरीय है। तो इस प्रकार से पंचायतों के स्तरों की बात है कि कहाँ पर राज्यों में किस स्तर पर बनाया गया है। जहाँ पर राज्यों का क्षेत्रफल, उसमें से मुख्य बात ये ध्यान दी गई है कि जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर मध्य स्तरीय जो है क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहीं कहीं पर जो है कोई राज्य द्विस्तरीय व्यवस्था की ही जो है स्वीकार किया है। तो अब हम ये देखते हैं कि 73वें और इसकी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो योजना है, उसके असफलता का मुख्य जो उद्देश्य था, क्यों यह असफल हुई? क्योंकि लोगों की वहां भागीदारी बिल्कुल शून्य थी। जब लोगों की भागीदारी शून्य थी, क्योंकि उनके अंदर क्या था? अज्ञानता थी, निर्धनता थी, जातियों में विभाजन था। जातियों के आधार पर लोग अपने वहां के ग्राम पंचायत स्तर के सदस्यों का क्या करते हैं? चयन करते हैं। जिस जाति या जिस समुदाय के लोगों का बाहुल्य होता है, वहां राष्ट्र हित को सर्वोपरि या ग्राम या गांव के हित को सर्वोपरि नहीं माना जाता है, बल्कि जाति हित को जो है सर्वोपरि मानते हैं और ये सारे कार्य अपने व्यक्तिगत हित के पूर्ति के लिए ये करते हैं। अब हम फिर से पुनः मुख्य रूप से पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन में जो है चर्चा करते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जब 1992 आया
तो इसके साथ साथ पारित होने से 92 और 93 में भी लागू हुआ। इस जो है देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में जो है एक नए युग का क्या हुआ, सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, पुनः स्थापित करके जो है 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अर्थात कहने का आशय ये है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का भाग 9 जोड़ा गया, उसके में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, उन अनुच्छेदों को अनुसूची 11 के साथ जोड़ बना करके उसमें जोड़ा गया। शेड्यूल 11 जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित, कभी कभी कंपटीशंस में आगे चल के जब क्वेश्चंस बनते हैं तो पूछ लिया जाता है कि भाग 9 में उपबंध है पंचायतों का, 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। तो इस प्रकार से भाग 9 को पुनः स्थापित करके 16 नए अनुच्छेदों को के साथ 11वीं अनुसूची को उसमें जोड़ा गया। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, इलेक्शंस, सदस्यों की अहर्ताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स एवं निहर्ताएं अर्थात डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, पंचायतों की शक्तियां, पावर ऑफ जो है पंचायत, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी की बात की गई है कि उन पंचायतों का क्या उत्तरदायित्व है, उनका क्या कार्यकाल है और उनका गठन कैसे किया गया है। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं, 29 विषय हैं जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अर्थात 29 विषय के अंतर्गत ग्राम पंचायत अध्यक्ष अर्थात जिसको प्रधान कहते हैं और अभी स्थानीय स्तर पर चुनाव भी हुए हैं, तो 29 सब्जेक्टों पर वो रूल बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। तो यह जो संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को परिवर्तित हुआ, अर्थात उसको लागू हुआ। इसमें 2 डेटे हैं, मुख्य रूप से इसको याद भी रखना है कि जब पारित हुआ तो 1992 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ, 1992 में, और ये कब लागू हुआ तो 24 अप्रैल 1993 को ये अधिनियम क्या हुआ, लागू हो गया पूर्णतः। तो कंफ्यूजन यही होता है कि कभी 92 कभी 93, तो इनको दोनों को क्लियर करके रखिए। इस संविधान की कुछ विशेषताएं ये हैं कि अन्य बातों के साथ साथ इसमें सभी स्तरों पर पंचायतों की जो है नियमित अर्थात रेगुलर चुनाव कराने की बात कही गई है। और इसके साथ साथ राज्य वित्त आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान किया गया है, ताकि एक निश्चित समय के साथ प्रत्येक राज्य में पंचायती चुनाव करवाए जा सके। और इसमें स्थानीय पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य था ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण कर उन्हें विकास के मूल प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना था। तो जो ग्राम सभा होगी उस 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो इस अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। किसी भी ग्राम की निर्वाचक नामावली में आने वाले व्यक्तियों के जो नाम दर्ज होंगे तो सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाएगा। अर्थात जिस गांव की वोटर लिस्ट में जितने लोगों के नाम दर्ज होंगे उन्हीं से मिलाकर के क्या किया जाएगा, ग्राम सभा का निर्माण किया जाएगा। और अनुच्छेद 243 का के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर एक ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि के अनुकूल हों। अर्थात जो राज्य विधानमंडल द्वारा जो बनाए गए कानून होंगे उन्हीं के आधार पर भी ही उसका उपबंध जो है काम करेगी और उनका निरीक्षण और मूल्यांकन करेगी।
पंचायतों का गठन और संरचना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो अनुच्छेद 243 बी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। इस पंचायती स्तर को 3 भागों में बांटकर देखा गया कि प्रथम स्तर पर जो है तो ग्राम पंचायत का गठन होगा, मध्य स्तर पर जो है जो ग्राम पंचायत का गठन होगा उसका अध्यक्ष ग्राम पंचायत अध्यक्ष है जिसको प्रधान कहते हैं। क्षेत्र पंचायत जो होगी तो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख जिसको बोलते हैं आप लोग यूपी पे जो है, और अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से भी उनको पहचान है, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष भी कह सकते हैं। और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या, एक कंडीशन से लगा दी गई है, जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर मध्य स्तरीय पंचायत का गठन करना आवश्यक नहीं, अर्थात जो क्षेत्र पंचायत है उसका गठन करना आवश्यक नहीं है जहां पर 20 लाख से जनसंख्या कम है। और भारत में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती स्तर राज्य को जो है 4 स्तरों में उसको लागू किया गया है। 4 स्तरों में जो लागू किया है तो पहले स्टेप पे ग्राम पंचायत, दूसरे पे अंचल पंचायत, तीसरे पर आंचलिक परिषद और चौथे पर जिला परिषद का गठन किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि जो है इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243 सी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति दी गई है। अर्थात जो राज्य सरकार है, राज्य विधानमंडल है, जो राज्य विधायिका है, वो 243 सी का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायतों के लिए कानून बना सकती है। और इसमें पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे। इसके साथ साथ जो लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे या विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों को मध्यवर्ती या जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व पदेन दिया गया। अर्थात जो भी वहां का सांसद होगा, चाहे लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा सदस्य हो या जो है राज्य विधानसभा का सदस्य हो जिसको एमएलए या विधायक कहते हैं, या एमएलसी जो राज्य विधान परिषद जिस जिन राज्यों में है, वो अपने जिले की क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के उसमें क्या होते हैं, चुनाव पर जो है जब उनका चुनाव होता है अध्यक्षों का, तो उसका पदेन जो है सदस्य होते, उन्हीं के आधार पर जो है अब हम इसमें देखते हैं जो है कि इसमें ये तो रही संरचना या गठन की बात पंचायतों की। पंचायतों में आरक्षण की भी बात कही गई, रिजर्वेशन इन पंचायतों में आरक्षण। तो अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, एससी और एसटी के लोग जो हैं तथा महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है कि जिसके जहां जनसंख्या होगी, उनकी जितनी पॉपुलेशंस होगी, उसी के अनुपात में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन 1/3 1/3 भाग इन महिलाओं के लिए, इन सभी वर्ग की महिलाओं को दिया गया है कि उनको लिए आरक्षित रखी जाएंगी। और इसके क्रम में चक्रानुसार की प्रक्रिया होगी। और इसके क्रम में जो है जो अन्य पिछड़े वर्ग की जो बात है, तो इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा यह प्रावधान किया गया है
कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में ना लागू होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जातियों का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। इस वजह से ये व्यवस्था कर दी गई कि वहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में ये जो आरक्षण की बात होती, वहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की बात होती, वो लागू नहीं होगा। अब देखते हैं जो है, और इसके इस प्रकार से उनका जो है प्रावधान किया गया। और सन 2000 में भी जो है उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल ने जो है 2002 में जो है पंचायती राज अधिनियम 1947 में संशोधन कर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया। पंचायतों का जो ड्यूरेशन ऑफ पंचायतों का जो कार्यकाल होता है, प्रथम अधिवेशन की 3 से 5 वर्ष जो है निश्चित किया गया है। इसकी सदस्य की योग्यताएं कि जो उसके सदस्यों की जो योग्यताएं होती हैं, वह किसी भी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ जो है मेंबर्स या डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, तो जो उनके सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, तो वो ये यदि हैं योग्यताएं, ये राज्य विधानमंडल की जो योग्यताएं होती है निर्वाचित होने के लिए है, तो वही उसके लिए योग्य है। उसकी आयु कम से कम जो है 21 वर्ष हो जो है। तो यदि 21 वर्ष की आयु है तो वो चुनाव लड़ सकता है। और यदि राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून बना दिया जाता है, उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अयोग्य पाया जाता है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा। आज की वीडियो क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।